Recording in
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मुझे थोड़ा सा वो हेल्प करिए ना, वो अगर अपन पेपर टू में पेपर टू जो फॉर्म टू बनाते हैं स्पेसिफिकेशन, जी जी जी। उसमें कैसे करें उसको इंटीग्रेट। एक आपको जो सेकंड सर। स्ट्रक्चर, जैसे अपन जो ड्राफ्टिंग करते हैं पेपर में, उसमें स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा। हाँ हाँ हाँ। एक सेकंड सर, मैं बता। ये कब दिया था? मेरे पास तो ऐसा केस नहीं आया था, लेकिन जबीर सर बता रहे थे, उनसे पूछा होगा कंट्रोलर ने। अच्छा। ऐसे सर, एक्चुअली क्या है, एफईआर में आता है तो हम वो ब्रेकअप डाल देते हैं, फिर वो हम एफईआर वाला बता दे रहे हैं। तो हो सकता है वैसा ही फॉर्मेट अगर उसमें डाल दे तो चल जाएगा काम। एक हाँ, ये सेकंड। भी कर सकते हैं अगर एफईआर में। मैं ही सोच रहा हूँ मैं सर, जो बता रहा हूँ अपन सर, एक केस में। ड्राफ्ट लिखते हैं पेपर हाँ हाँ। में, उसमें जो फ्रंट में एक हम सेकंड। एप्लीकेंट्स हाँ। लिखते हैं, हम्म। उसके नीचे छोटा सा कॉलम बना दे प्रीएम्बल के ऊपर, जी। है ना। नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर, प्रदीप सर। गुड इवनिंग सर। मुझे ढूंढना पड़ेगा इसमें कहाँ है। एक सेकंड। सर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वो मुझे राइट्स देने पड़ेंगे सर आपको। सर स्क्रीन शेयर करूँ मैं? हाँ जी, आप कीजिए सर। विजिबल है सर? नहीं सर। एक सेकंड। हाँ, अब आ रहा है। अभी सर? आ रहा है सर। ये सर दिख रहा है? ये हेलो। हमने, हेलो सर, विजिबल है? हाँ सर, वो शेयर ये कर सर रहा हमने है। एक फी ब्रेकअप दिया था एफईआर के अंदर, ये कर रहा है सर ये। एप्लीकेबल फी पेड एज पर टाइप ऑफ। हाँ सर, हाँ, अब दिख आ रहा रहा। है सर हाँ जी, आ अभी? गया आ गया सर, आ गया आ गया। ओके। ये सर, ये ओके सर ओके। फॉर्मल ऑब्जेक्शन में एक था तो ऐसे मैंने डाला था कि लाइक सीरियल नंबर, फॉर्म टाइटल क्या था, फॉर्म कौन सा फॉर्म, हम्म। कब वो फाइल हुआ था, और जैसे सीरियल जनरेट होता है और उसकी ऑफिस फी फी क्या थी, वो हमने डाल दिया था ऐसे। हम्म। समझ गया सर मैं आपकी बात।
समझ गया मैं आपकी बात, कैसे करना है तो इसको। उससे रिलेट कर लेते हम्म। हैं। ये ऐसा है। समझ गया सर। ये फिर डाला था, लेकिन सीएस का अंदर हमने अभी डाला नहीं है ऐसा। हम्म हम्म मेरे हम्म। पास ऐसा सीन केस आया नहीं है सर। समझ गया सर मैं आपकी बात, वो कैसे करना है थोड़ा सा आइडिया लगा रहा हूँ, लग रहा है। कोई इशू नहीं सर। चलिए इसको करते हैं सर डिस्कस। अगर सर कोई ऐसा कोई रफ बाकी कॉपी जो हो आप शेयर कर सके मुझे। इसके अंदर दो एनक्लोजर हम देते ही हैं, दो एनक्लोजर। हम्म। आपको अगर चाहिए होगा तो मैं इसका भेज दूंगा सर वो। ठीक है। हाँ अगर कोई ऐसा रफ शेयरिंग जो आप कर सके मुझे। ठीक है सर, बंद करूं सर मैं ये? हाँ हाँ आप सभी जी। लोग आगे से स्टार्ट करते हैं सेशन, ओके सर। है ना। मैं कल शाम को आप किस टाइम पर अवेलेबल होंगे सर। ठीक है। ठीक है सर। कल शाम को सर मैं तो बात ही सर। ओके। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं 9 बजे आपको कॉल लगाता हूँ, जी। है ना। करते हैं। चलिए, हेलो एवरीवन। स्टार्ट करें। आज हम देखेंगे SIPP की स्कीम। इस पे पहले क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर देखेंगे आज वाइपो डैश और केस क्या होता है। एक सर कल सेशन जो कल संडे का सेशन था उसमें क्वेश्चन आप लोग कह रहे थे डिस्कस करना है, वो मैथमेटिकल, वो यू और सीधा यू उल्टा यू क्या होता है। सेपरेटर वाला सर और एंड वाला। हाँ यूनियन इंटरसेक्शन। चलो उसको भी हाँ हाँ देखेंगे सर आज, वही। अगर टाइम बचा उसको भी देखेंगे। देखिए ये SIPP की जो स्कीम है, इसका मतलब है स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन स्कीम। ये स्पेशली सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए ही है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। देखिए मेन यहां से ऑब्जेक्टिव से, द स्कीम ऑफ SIPP aims to promote awareness and adoption of IPR among startups and utilization of services of TISCs established in India. The scheme is inclined to nurture and mentor innovative and emerging technologies among startups, individual innovators or creators and education institutes, and assist them in protecting and commercialize their IP in India and outside, in India and outside, by providing them access to high quality IP services. अब इसके लिए बहुत जो प्रोसेस बनाया गया है, कैसे ये प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस, उसको हम देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे कि ये SIPP के लिए एलिजिबिलिटी कैसे मेजर होगी। देखिए पहले यहाँ पर जो स्टार्टअप होता है उसके लिए दो क्राइटेरिया बनाए गए थे। एक था कि अगर इसका टेन्योर जो है, इट शुड बी लेस देन 10 years, एंड इसका जो टर्नओवर है इट शुड नॉट क्रॉस 100 crores इन एनी फाइनेंशियल ईयर। ये जो 10 साल का जो टाइम पीरियड है, इसमें किसी भी ईयर में 100 करोड़ से ज्यादा इसका टर्नओवर क्रॉस ना किया हो, तो ये स्टार्टअप कहलाता है। दूसरा इसमें स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव
एक डिपार्टमेंट है जो डीपीआईआईटी के अंडर में आता है, उसका सर्टिफिकेट लेना होता था। बट अब ये जो सर्टिफिकेट लेने वाला जो क्राइटेरिया, ये इन्होंने डिलीट कर दिया है। देखिए, एनी स्टार्टअप रिकग्नाइज इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन एज मे बी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये यही वहां पर बताया गया है ये चीज। Certificate of recognition given by DPIIT may be verified from Startup India portal. The startups covered under this scheme will not be required to obtain certificate of an eligible business from Inter-Ministerial Board of Certification. ये जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का सर्टिफिकेट है, ये लेने की अब जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देके एस्टैब्लिश करना होता है कि इनको ये स्टार्टअप है। ठीक है। अब यहां पर any Indian innovator creates who file an IP application, a patent, design, trademark, कोई भी through any TISC। अच्छा, TISC क्या है? TISC क्या है? टेक्निकल टेक्निकल इनिशिएटिव ऐसा कुछ है सर? जी ये टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर। हाँ, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर्स established in India and facilitated by a facilitator। ये फैसिलिटेटर क्या कौन होता है, ये भी अभी हम देखेंगे। ठीक है। However, the innovator or creator will be required to give a self-declaration that they have not availed any funds under any other government scheme for the purpose of paying the facilitator, patent agent, trademark agent for filing and prosecuting their IP application। देखो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, ये जो SIPP स्कीम है ना, इसको समझिए। इसमें जो स्टार्टअप्स हैं, उनकी जो आईपी है, आईपी मतलब कोई भी पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, कुछ भी, उसको रजिस्टर करवाने के लिए जो पैसा लगता है वो उनको खर्च नहीं करना पड़ता है। तो वो जो पैसा है वो कौन खर्च करता है? गवर्नमेंट देती है। मान लीजिए एक स्टार्टअप है और वो एक पेटेंट एजेंट के पास गया अपना पेटेंट फाइल कराने के लिए, उसको सिर्फ फाइल करवाना है। उसका जो प्रोफेशनल फीस है, जो फाइलिंग फीस है, वो सब गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है उसको। ठीक है। तो यहां पर वही चीज कह रहा है कि अगर स्टार्टअप ने कोई दूसरी ऐसी कोई स्कीम यूज की है, तब वो इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। ठीक है। हैव नॉट अवेल्ड फंड्स अंडर एनी अदर गवर्नमेंट स्कीम फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग द फैसिलिटेटर, पेटेंट एजेंट, ट्रेडमार्क एजेंट फॉर फाइलिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग देयर आईपी एप्लीकेशन। Any Indian educational institution fulfilling conditions specified in Clause F, Subrule 124C of Patent Act, files an application through any TISC established in India। Subrule 1, Clause H and F, ये देखना पड़ेगा चल के ये क्या है, एग्जैक्टली exactly किसकी पॉइंट की बात कर रहा है। तो ये पर्पस भी एलिजिबिलिटी में आएगा। ये स्टार्टअप वाले क्लॉज में चेंजेस हुए क्या? पहले इसका तो सर वो टर्नओवर कम था ना, 25 करोड़ समथिंग। हाँ सर, अब ये न्यू जो स्कीम आई है उसमें 100 करोड़ हो गया है। और टर्म्स भी सर पहले 5 ईयर्स ही था शायद। हाँ, 2000 से पहले था सर वो, सॉरी 2020 से पहले। तो ये कह रहा है रूल 24C सब रूल 1H और F। सब रूल 1H और F। ओके। इसका मतलब अगर कोई इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट से फाइनेंस्ड है या फिर इस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट है,
और ओन्ड एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट है, तो वो भी एसआईपीपी की स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। ओके। मतलब गवर्नमेंट फंडेड एंड कंट्रोल्ड, तो वो भी इस स्कीम का मजा ले सकते हैं। ये एलिजिबिलिटी में आ गए। नाइस। और यहाँ पर वही पॉइंट्स यहाँ पे भी लगेंगे। हाउ एवर द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विल बी रिक्वायर्ड टू गिव अ सेल्फ declaration that they have not availed funds under any government scheme for the purpose of paying the facilitator, patent agent, trademark agent for filing and prosecuting their IP application. Perfect. चलिए, अब ये बताइए, ये पॉइंट किसको क्लियर नहीं हुआ? थोड़ा फास्ट हो गया लगता है मुझे। गौरव सर, बाजिया मैम। सर मैंने तो अभी ज्वाइन किया है। हम्म। अखिल सर, तो बताइए होगा। प्रदीप सर, प्रभाकरन सर, प्रभाकरन सर। यस सर। सर, ये पॉइंट क्लियर हुआ कौन कौन एलिजिबल होगा? हाँ, जो आपने बताया, स्टार्टअप्स लेस देन टर्नओवर 100 करोड़ प्लस जो 24C का क्लोज है, एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज फंडेड बाय गवर्नमेंट और ओन्ड बाय गवर्नमेंट या रन बाय गवर्नमेंट। एनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओनली। एजुकेशन एजुकेशनल, इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल हम्म। and under SIPP scheme they will get the reimbursement for the professional services that are offered by the patent or trademark agents, and they have to only pay for the fee related to the patent or trademark process. नथिंग हैज टू बी पेड सर, एवरीथिंग विल बी कवर्ड बाय द गवर्नमेंट। No, they सर have to pay the patent fee. They have to pay actually that 1600 fee, and the filing fees they actually need to pay. हाँ वही बोल रहे मैं, जो भी हम पेटेंट एजेंट का कौन देगा सर? वो गवर्नमेंट देगी। पेटेंट एजेंट को। हम्म। ओके। मतलब जो स्टैट्यूटरी फी है जो प्रोसेस में लगेगी, वो तो स्टार्टअप या जो भी एंटिटी है उसे देनी पड़ेगी, बट जो पेटेंट एजेंट का फी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसको पे नहीं करना पड़ेगा उसे। सर, इसका आंसर मैं आपको दूंगा, हालांकि ये चीज कहीं भी क्लियर नहीं है। होता क्या है, देता कोई नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट फीस दे रही है ना, वही इतनी ज्यादा है कि जो फाइलिंग फी है उसमें उसमें कवर हो जाती है। अभी उस चीज पे आएंगे सर, आपको अपने आप आंसर मिलेगा उस चीज का। अभी पहुंचते हैं सर वहां तक। ओके। तो वो सर थोड़ा सा अलग कहानी है, समझने के लिए आप समझ पाएंगे। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं सर। तो यहाँ पे एक तो स्टार्टअप हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, तीसरा है एलिजिबल इंडियन एप्लीकेंट फाइलिंग एन इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन एज रिसीविंग ऑफिस, इंडिया और इंटरनेशनल ब्यूरो इलेक्टिंग इंडिया एज आईएसए। इसका तो मुझे कोई लगता नहीं है प्रैक्टिकल केस होगा।
लिखने के लिए कह सकते हैं अगर कोई इंडियन एप्लीकेशन इंडिया में ही पीसीटी फाइल कर रहा है और इंडिया को ही आईए से चूज कर रहा है तो उसको भी इसमें फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन अब ये फैसिलिटेटर्स हैं कौन, मेन क्वेश्चन आता है यहां पर। अभी तक हमने देखा कि एलिजिबल कौन है इस स्कीम के अंडर में। पहला स्टार्टअप्स, दूसरा एनी इंडियन इनोवेटर क्रिएटिंग फाइलिंग अंडर टीआईएससी established facilitated by facilitator, education institution, okay, any Indian innovator creator who files an application। चार हो गए, एक हो गया स्टार्टअप, दूसरा एनी इंडियन इनोवेटर, थ्रू एनी टीआईएससी, ओके। तीसरा हो गया एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और चौथा हो गया पीसीटी फॉर इंडियन आईबी, इंडिया के थ्रू फाइल कर रहा है, इंडियन एंड इनोवेटर, इंडियन एप्लीकेंट इंडिया से, और इंडिया को ही आईए से चूज कर रहा है तो वो इस स्कीम में पार्ट ले सकता है। ये क्लियर हुआ सभी को? अगर कोई इंडियन इनोवेटर टीआईएससी के थ्रू फाइल करेगा, अब ये जो सपोर्ट सेंटर्स है ये कौन कौन से हैं, ये लिस्ट है अवेलेबल, बट उतना हमको नहीं जाना है कि वो कौन से हैं। बट ये हमें समझना है कि अगर कोई इंडियन इनोवेटर है वो टीआईएससी के थ्रू फैसिलिटेटर की हेल्प से अगर फाइलिंग कर रहा है तो वो इस स्कीम में आएगा। चलिए, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ। एलिजिबल कौन कौन होगा इसमें? कुछ तो बोलिए, थम्स अप ही दे दीजिए सभी लोग थम्स अप दीजिए जिसको क्लियर हुआ। सर ये कोई रीसेंट स्कीम है जो नई लॉन्च हुई है, ऐसा कुछ है सर? SIPPMM 2023 से चल रही है ये। अच्छा ठीक है सर। हाँ जी, ओके, चलिए अब देखते हैं ये फैसिलिटेटर्स कौन है। For effective implementation of the scheme, facilitator shall be impaneled by controller CGPDTM. May revise the list of facilitators from time to time. The list of facilitators was last updated by CGPDTM in February 2020. The CGPDTM shall regulate conduct and functions of impaneled facilitators from time to time. In case of any complaint by a startup about a facilitator or refusal by a facilitator to provide services to the startup, or on getting information about professional misconduct through any source, CGPDTM may remove the facilitator from the panel without notice. तो अब ये फैसिलिटेटर कौन हो सकते हैं? एनी पेटेंट एजेंट रजिस्टर्ड, एनी ट्रेडमार्क एजेंट रजिस्टर्ड, any advocate as defined under the Advocates Act, and is actively involved in filing and disposal of applications for trademarks। वो एडवोकेट जो पहले से ट्रेडमार्क्स को फाइल कर रहा है। A government department, organization, agency or CPSU like TIFAC, NRDC, BIRAC, MITI, CSIR, patent information centers through an authorized
representative and TISs in accordance with DPIIT notification. CPAM dated this. चलिए, अगर आप नोट कर रहे हैं तो मुझे बता दीजिए, हम थोड़ा वेट करते हैं, आप नोट कर लीजिए, फिर हम चल के देखते हैं कि ये कैसे, मतलब ये लिस्ट कैसी होती है, इसको हम देखेंगे चल के अभी। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, तो मुझे थम्स अप दे दीजिएगा। गौरव सर नोट कर रहे हैं? यस सर। कर लीजिए सर। प्रदीप सर ने थम्स अप दे दिया। सर ये जो स्कीम्स वाले जो क्वेश्चंस है जो हम अभी ये बेसिकली टारगेट पेपर 2 के लिए रहेंगे, पेपर 1 के लिए हैं ये? मेजरली तो 2 के लिए हैं सर। 2 के लिए, लेकिन 5 मार्क्स और 10 मार्क्स। हाँ, वो आ सकता है, क्योंकि आ चुका है ओके। सर पहले SIP पे। जितने भी नए जो नई स्कीम्स आती हैं या अमेंडमेंट्स आते हैं ना सर, वो डायरेक्ट ही हम्म। आ जाते हैं पेपर में। ओके। पेपर 2 में डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, इसके बारे में बताओ चलो। ओके। जैसे डायरेक्ट, जैसे जन विश्वास एक्ट आया था 23 में, तो 24 में उसका डायरेक्ट ही क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ जन विश्वास एक्ट। ओके, तो दिस टाइम ये पॉलिसीज या CRI गाइडलाइंस या? सर अभी इस बार जो है ना, 3 चीजें मेरे को लग रही हैं जो आ सकती हैं। पहला, CRI गाइडलाइंस तो आप कह ही रहे हो। हम्म। उसका जो हालांकि मिसकंडक्ट के जो रूल्स आए हैं ना, वो ड्राफ्ट है एक्चुअली में, वो फाइनलाइज रूल्स नहीं है अभी। ओके। फाइनलाइज रूल्स आ चुके हैं 124A और 124B के। ओके। तो अगर आप, जैसे मिसकंडक्ट के जो मैंने रूल्स पढ़ा बताए हैं, लगभग सेम तरीका है 124A और 124B के रूल्स का। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं है। ठीक है, जो हमने पढ़ा है ना प्रोसेस 124A और 124B में, वो एज इट इज वहां पे डिफाइन किया गया है कि एपिलेट अथॉरिटी के पास और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास एप्लीकेशन जाएगी, वो इंक्वायरी करेगा, वो नोटिस भेज के दोनों को बुलाएगा, इंक्वायरी करेगा, हियरिंग करेगा, अपना डिसीजन देगा। फिर उसके बाद अगर कोई पर्सन एग्रीव्ड पर्सन है, मान लीजिए अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर पेनल्टी इंपोज करता है, तो यहाँ पे एग्रीव्ड पर्सन हो सकता है जिस पे पेनल्टी लगी है। और अगर नहीं लगाता है तो एग्रीव्ड पर्सन वो हो सकता है जिसने कंप्लेंट फाइल किया कि भैया लगनी चाहिए थी, नहीं लगाई, इसलिए उसने अपील फाइल कर दी ऊपर जाके। ठीक है, तो यही प्रोसेस वहां पर बताया गया है रूल्स में, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मिसकंडक्ट के जो रूल्स आए हैं वो ड्राफ्ट है, फाइनलाइज रूल्स नहीं है। ठीक है, और तीसरा है CRI गाइडलाइंस। CRI गाइडलाइंस उसको भी देखेंगे। और इस साल से बहुत ज्यादा कुछ नया आया नहीं है, तो ऐसा बता पाना कि क्या आ सकता है थोड़ा सा मुश्किल है। प्रॉपर कोई अमेंडमेंट नहीं आया है इस बार, कोई नया रूल्स नहीं आए हैं। रूल्स जो आए हैं वो मैंने आपको बता दिए। 124A और 124B के जो रूल्स आए हैं उसका नंबर लिख दीजिए, 107A से 107G। यही है, सब 2 से 3 चीजें। ओके सर।
और रही बात सीआरआई गाइडलाइंस की, उसको भी करेंगे, उसको भी करेंगे। चलिए, अब यहाँ पे अगर सबने नोट कर लिया है तो एक बार हम चल के देखते हैं कि ये कैसे दिखाई देते, मतलब कौन सी लिस्ट, कैसी लिस्ट क्या होती है, एक बार देखेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये हम गए आईपी इंडिया, अब देखिए इसमें ना यहाँ पर जाना है पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में। ये दिख रहा है सबको ऊपर, ब्लू जो लाइन है, ब्लू स्ट्रिप है जो, इसमें ये पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स में हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा SIPP। तो SIPP पे हम जब क्लिक करेंगे तो नया पेज एक ओपन करेगा। यहाँ पे स्कीम के बारे में सब कुछ बताया गया है। देखिए, पेटेंट फैसिलिटेटर्स और जो ट्रेडमार्क फैसिलिटेटर्स हैं, इनको अलग से एक नाम दिया गया, आईपी मित्रा। ठीक है, अब देखिए लिस्ट ऑफ आईपी मित्रास पेटेंट फैसिलिटेटर्स अंडर द मॉडिफाइड SIPP स्कीम। देखिए यहां पर ये लिस्ट है एक्चुअली, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ उन पेटेंट एजेंट्स की लिस्ट है जिन्होंने अपना नाम इस स्कीम में एज अ फैसिलिटेटर रजिस्टर करवाया है। जैसे साइंटिफिक एडवाइजर्स होते हैं ना, उनकी लिस्ट तैयार करता है कंट्रोलर हर 2 से 3 साल में। ठीक है, वैसे ही इसका भी नोटिस निकालते हैं कंट्रोलर की, जिसको अपना नाम एज अ फैसिलिटेटर ऐड करवाना है वो ऐड करवा ले, तो नोटिस पे होता है ये सब काम। तो ये सब उनका पोर्टल है। जैसे अगर मैं देखें तो किसी का भी आप क्लिक करेंगे आपको उसकी पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी आप। जैसे पर्सन है, इनका कोड है 282, ये पेटेंट एजेंट्स का रजिस्टर है, पेटेंट एजेंट्स का। गौरव सर, यस सर। पेटेंट एजेंट्स का रजिस्टर कौन से सेक्शन से आता है? 67। सर वो पेटेंट का रजिस्टर होता है, पेटेंट एजेंट्स का रजिस्टर। बाजिया मैम, 120। सर 120 बाजिया मैम। 125। हाँ बट कौन अखिल सर बोले ना? सर लिखा भी। हाँ, तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है उनकी। ठीक है, तो ये लिस्ट है, ये हर साल अपडेट, हर साल तो नहीं, नोटिस पे अपडेट होती है। तो 780 फैसिलिटेटर्स हैं सर इस वक्त इंडिया में पूरे। ठीक है, आ, देखते हैं इसमें कोई अपना बंदा है। सर ये स्कीम तो नेक्स्ट ईयर तक ही वैलिड है। हाँ सर, उसके बाद रिन्यू हो जाएगी। ओके, लास्ट टाइम 3 इयर्स 2023 के में भी लिए। रिन्यू हुई थी। ओके। ये स्टार्ट हुआ था 2020 में, पायलट मोड में चलाई गई 2023 तक, 3 साल के लिए। फिर 2023 में इसको वापस से रिन्यू कर दिया गया। तो ये लिस्ट है, चलिए। हम्म। ठीक है, ट्रेडमार्क फैसिलिटेटर्स वो भी देख लेते हैं, इनकी ऐसे लिस्ट बनाई गई है। अच्छा, ये अटॉर्नीज भी है ना इसमें, क्योंकि इसमें ये अटॉर्नीज भी हैं, क्योंकि अटॉर्नीज जो होते हैं वो भी ट्रेडमार्क फाइल कर सकते हैं और एजेंट्स तो कर ही सकते हैं, तो इसलिए ट्रेडमार्क फैसिलिटेटर में अटॉर्नीज भी आते हैं। इसकी लिस्ट तो ज्यादा लंबी है यार, 2000 से ज्यादा लोग हैं।
2121 है सर। हाँ 21 सॉरी, आईपी मित्रा कोड भी है इनका। अच्छा, आईपी मित्रा टाइप नंबर्स। ये अनुराधा अग्रवाल ये यहाँ भी है और ये यहाँ भी है। अच्छा, ये अनुराधा गुप्ता है। चलो, ये देखिए सर, पहले ये चला था, अच्छा 2017 से, 2017 से 20, फिर ये चला 20 से 23, अब 30 को ये आगे बढ़ा दिया था इन्होंने। वापिस चलते हैं यहाँ पर, तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि फैसिलिटेटर्स कौन होते हैं। इसमें टीआईएससीस की लिस्ट भी थी, हाँ ये रहा, सॉरी, टीआईएससीस की लिस्ट भी थी, ये रही, ये नीचे दी हुई है देखिए। एक्सटेंशन ऑफ एसआईपीपी स्कीम टू एप्लीकेट फाइलिंग एप्लीकेशन थ्रू टीआईएससीस, लिस्ट ऑफ टीआईएससीस, नोडल ऑफिसर, पब्लिक नोटिस, देखते हैं कैसे आता है। अच्छा, तो नोडल ऑफिसर से लिस्ट नहीं बताई है इसमें कौन सी है। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। फंक्शन क्या है फैसिलिटेटर का? प्रोवाइड जनरल एडवाइजरी ऑन डिफरेंट आईपीआरस, इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्टिंग आईपीआरस। देखो फंक्शन क्या है, वो फाइलिंग करवाना है, ड्राफ्टिंग प्रोविजनल कंप्लीट पेटेंट स्पेसिफिकेशन, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन फाइलिंग टू डिस्पोजल ऑफ आईटी ट्रेडमार्क्स, मैड्रिड प्रोटोकॉल। अच्छा, मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या है दिनेश सर? सर मेरे को ना फीवर हो रखा है, मैं बस सुन रहा हूँ बड़ी मुश्किल से। ओके ओके, सॉरी सॉरी सर, सॉरी। वैसे ट्रेडमार्क से है ना मतलब? हाँ, ट्रेडमार्क की इंटरनेशनल ट्रेडी है सर, जैसे जी इंडिया पेटेंट की पीसीटी है। जी सर शेर बीमार है तो भी शेर ही होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज पता नहीं फीवर उतर ही नहीं रहा सर, दवाई जितनी मर्जी खा लो फीवर ही नहीं उतर रहा। सर टेम्परेचर यहाँ पे 4-5 डिग्री चल रहा है। हम्म, 3 दिन से सूरज की सर दर्शन नहीं हुए, सूरज देवता के। जी सर। चलो रेस्ट कीजिए सर। अब हाँ देखिए, आज अभी इन दिनों थोड़ा सा सभी लोग इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, तबीयत का खासकर। सर लास्ट ईयर मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। जी सर। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ इस चीज का। लास्ट ईयर मेरे इसी समय लास्ट टाइम क्या हुआ, मेरे 9 दिसंबर से एग्जाम्स थे सर, जी सर। एमएससी के। और 2-3 दिन पहले क्या हुआ सर, मेरा गला खराब हुआ, मुझे टॉन्सिल्स हुए। और वो टॉन्सिल्स हालांकि मेरी अपनी बेवकूफी से ही हुए थे, और वो बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा सीवियर हो गया था सर कि मेरी आवाज चली गई थी, बिल्कुल गायब हो गई थी आवाज। मतलब मैं बोल रहा हूँ लेकिन आवाज नहीं आ रही अंदर से, आवाज बंद हो गई थी, आवाज चली ही गई थी। आई ओह लॉस्ट माय माई गुडनेस। वॉइस। ऑलमोस्ट 3 to 4 days मेरी आवाज ही नहीं आई। बहुत मैं मुश्किल हुई सबको होगी सर। मैसेज करके बोलता था भाई बात नहीं कर पाऊंगा, यहाँ ही बात कर लो। हम्म, और एग्जाम्स चल रहे हैं, ऊपर से ये हालत होगी, फीवर भी है, ठंड भी ज्यादा पड़ रही है इस बार। जी सर। और अपनी ही गलती होती है सर, मैं भी एक्चुअली फॉरेनर बन रहा था, बाहर धूप स्नान कर रहा था, आप कह लो जिसको हम बोलते सन बात, तो हवा पकड़ गई।
पकड़ गई सर। तो ये गलती अपने से ही होती है। तो इन दिनों में अभी इस चीज का बहुत ध्यान रखिए कि लास्ट डेज चल रहे हैं, हमको एग्जाम तक बिल्कुल फिट रहना है हेल्थ वाइज। देखिए, बाहर का मत खाइए बिल्कुल भी, जितना हो सके बाहर का अवॉइड कीजिए। ठीक है। अगर आप किसी मैरिज में जा रहे हैं, कहीं बाहर पार्टी में जा रहे हैं, ठंडा बिल्कुल अवॉइड कीजिए, बिल्कुल अवॉइड कीजिए। अगर कुछ खा भी रहे हैं तो गर्म खाना खाइए, ठंडा बिल्कुल मत कीजिए। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, एनी ड्रिंक्स, कोई भी, इस चीज का ध्यान रखिए अभी लास्ट दिनों में। क्योंकि अभी सर्दियों का पीक टाइम है। अभी अगर तबीयत बिगड़ी तो ठीक होने में भी समय ज्यादा लेगा। और देखो क्या होता है ना, अगर सिर्फ एक हल्का सा जुकाम भी होता है ना सर, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50% प्रोडक्टिविटी गायब हो जाती है हमारी, रिड्यूस हो जाती है सीधा। 3 दिन से पड़ा हूँ सर मैं। अभी जस्ट उठा हूँ, आप कह लो कि हुआ था, उठा भी नहीं जा रहा था। नहीं सर, आप रेस्ट कीजिए, कोई बात नहीं। अगर सेशन नहीं अटेंड होगा, रेस्ट कीजिए अभी और अभी। तो कुछ नहीं करना सर, SIBP के अलावा? सर एक क्वेश्चन है वो, यूनियन इंटरसेक्शन वाला, अगर अच्छा होगा फिर टाइम ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे, नहीं तो देखेंगे। फिर मैं रुक जाता हूँ सर, क्योंकि ये तो मुझे पता है, SIBP तो मैंने। हम्म। तो अभी सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अब लास्ट के दिनों में जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, हेल्थ वाइज थोड़े कॉन्शियस रहिएगा सभी लोग। सुबह शाम अगर हो तो गर्म पानी पीजिए, खाना गर्म खाइए, ठंडा कुछ मत खाइएगा। चलिए। और खासकर उन लोगों के लिए जो ट्रैवलिंग करने वाले हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग करके आप लोग जाएंगे, है ना, अगर तबीयत खराब हुई तो और ज्यादा थक जाएंगे आप। ठीक है। पीरियड ऑफ स्कीम वही 3 years विद इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। अब जो मेन चीज है इसमें, जो ध्यान देने वाली चीज है, वो है फीस ऑफ फैसिलिटेटर्स। फी स्ट्रक्चर विल बी एप्लीकेबल टू द empaneled facilitators only for any number of patents, trademark or design that may be applied for by an eligible applicant। आपने कितनी पेटेंट फाइल की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी भी एप्लीकेशन फाइल की होंगी उन सबका पैसा मिलेगा, अगर आपका एप्लीकेंट एलिजिबल है इस स्कीम के अंडर में। पिछले कल दो सर दो मैंने तीन भी तीन ऐसी सालों गलती से करी थी। कल मैंने भी गलती कर दी थी, बस ये कि बच गया मैं कैसे तैसे। पिछले 2-3 सालों से फैसिलिटेटर के पैसे नहीं आए सर, 2 सालों से। नहीं आए सर, इसलिए बंद होने वाली है स्कीम इस जी। बार। वो क्यों नहीं आए सर, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। Facilitator shall not charge anything from the eligible applicant, and this fee shall be paid directly to the facilitator by the central government through the office of CGPDTM and dispersed by the respective IP office। तो यहां पे क्लियर हो गया, एनीथिंग, कुछ भी नहीं लेना है आपको। अब फी स्ट्रक्चर क्या है, मतलब जो फैसिलिटेटर को रीइंबर्समेंट होगा वो क्या है, वो है 15,000 फॉर पेटेंट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एंड एट द टाइम ऑफ फाइनल डिस्पोजल, मतलब जब ग्रांट मिल रहा है। अगर विदाउट ऑपोजिशन है तो 25,000, विद ऑपोजिशन है तो 35,000। तो ये पेटेंट फी स्ट्रक्चर है इसका। अब इसको अवेल करने के लिए फैसिलिटेटर को क्या करना पड़ेगा। फैसिलिटेटर शैल क्लेम द फी फ्रॉम IP ऑफिस एज पर द स्टेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, मतलब अगर वो फाइलिंग हो गया है, हालांकि ये जो फाइलिंग है ना, ये फाइलिंग मानी जाती है पब्लिकेशन के बाद ही। अगर पब्लिकेशन नहीं हुआ तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। और इसके जो बिल है और जो क्लेम ऑफ फीस है विद द सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ द एप्लीकेंट, ये आपको, अभी देखिए यहां पर लिखा नहीं है क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है थोड़ा पुराना है। इसके बाद नया नोटिस आ चुका है जिसमें ऑनलाइन इसका पोर्टल बन चुका है, जहां से आप इसको क्लेम कर सकते हैं।
ऑनलाइन क्लेम से आपको पैसा आ जाता है। ये एक चीज ध्यान रखिए, अगर इफ एनी एप्लीकेशन इज विथड्रॉन और अबेंडेंड बिफोर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, तो जो फैसिलिटेटर है वो सिर्फ फाइलिंग का पैसे के लिए एलिजिबल होगा, ये पैसे के लिए ये उसको नहीं मिलेगा। मतलब अगर विदाउट ऑपोजिशन है ना, तो उसको टोटल 40,000 के लिए एलिजिबल था इसमें। And in case of an application, IP application filed through TSC and facilitated by an embedded facilitator under the scheme, the facilitator will eligible for claiming fees on submission of certificates as prescribed by Office CGPTTM issued by the respective TIEC whose services has been utilized by the applicant. अब यहां पर ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये फैसिलिटेटर का सर्टिफिकेट है। बस खत्म। हम्म In case of a trademark application or an international trademark application, final disposal of the application implies registration of trademark, international trademark, or final rejection of the application, except through withdrawal or abandonment, as the case may be. ट्रेडमार्क का 10,000 दे रहे हैं सर? हाँ सर, फाइनल मतलब 3,000 फाइलिंग पे और 5,000 विदाउट ऑपोजिशन, 10,000 विद ऑपोजिशन। मतलब टोटल या तो 8,000 है या 13,000 है। पेटेंट में ही है सर पैसा तो। सरकार पैसा देने वाले बने सर। आपके नाम से स्टार्टअप खोल के अब कम से कम 1,000 पेटेंट फाइल कर देंगे। सर जी सर। सर ये फैसिलिटी जो है वो इंडियन के लिए है या कोई विदेश का भी कर सकता इंडियन है? इंडियन 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 इनोवेटर हो, ठीक है। जो स्टार्टअप है ना सर, अगर फॉरेन की भी कोई कंपनी है, अगर वो स्टार्टअप की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मतलब जो इस डॉक्यूमेंट में टर्म्स एंड नोटिफिकेशंस के अंडर में अगर रिकग्नाइज होती है, जो ये क्राइटेरिया है ना सर, अगर इसमें जस्टिफाइड होता है ना, तो वो भी स्टार्टअप में आता है। ओके सर। चलिए, ये डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में सभी के साथ। सिंपली पढ़ लेंगे सर, काम हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है ये फैसिलिटीज। चलिए अब उस क्वेश्चन को देखते हैं।
यही क्वेश्चन है सर वो। हाँ सर, ये है क्वेश्चन। हाँ सर। अच्छा, इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है? सर ऊपर वाले में सब आ जाएंगे, जो नीचे वाला है सर उसमें जो सेम है वो आएंगे। सर ऊपर वाले का मतलब है एंड, और नीचे वाले का मतलब और। उल्टा है सर। हाँ, उल्टा है। इसका मतलब आएगा और, इसका मतलब आएगा एंड। अच्छा, ओ सॉरी। नहीं नहीं, लेकिन इंटरप्रिटेशन ठीक है सर आपका। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूँ मैं आपको, नहीं पता है ना तो भी समझ जाएंगे, अभी देखिएगा। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे इसको इंटरप्रिटेट करेंगे? देखो, अब यहां पर इसने ये लिखा है, मुझे नहीं पता इसका क्या मैथमेटिकल मतलब है, हमें सिर्फ ये याद रखना है। इसका मतलब और इसका मतलब, इसका मतलब है और, इसका मतलब है एंड। ठीक है। हालांकि इसको बोलते हैं यूनियन और इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। बाय इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री। यूनियन पी इंटरसेक्शन ए, यही दे रखा है पहला। ठीक है। अब ये जो y है ना, इसको रिप्लेस करो इससे, और ये जो सिंबल है इनको रिप्लेस करो इससे। चलो, अभी मुझे कोई पढ़ के बताना y का मतलब क्या है। न्यू। y इंटरसेक्शन का मतलब हो गया एंड आगे। अब सी कॉम्प्लीमेंट्री, सी कॉम्प्लीमेंट्री क्या दिया है यहाँ पे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अच्छा, मीनिंग ऑफ नो एनहेंसमेंट ऑफ एफिकेसी। देखो, सी अगर एनहेंसमेंट ऑफ नॉन एफिकेसी है, देखिए ये जो वर्ड होता है ना ऊपर, जब सी लगाते हैं ऐसे, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सी। मतलब अगर एक्स हो रहा है, जो एक्स है उसका उल्टा बना दो तो एक्स कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। तो अगर सी है इनहेंसमेंट ऑफ एफिकेसी, तो सी कॉम्प्लीमेंट्री है दैट देर इज नो एनहेंसमेंट ऑफ एफिकेसी एंड नो एनहेंसमेंट। देखो, ये आ गया वाई, इतना पोर्शन, ये आ गया आपका इंटरसेक्शन वाई। अब यहां से आगे जो मैं लिखूंगा, नो एनहेंसमेंट ऑफ एफिकेसी, ये आ गया मेरा सी कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये यूनियन यानी कि और की कंडीशन आ गई। पी क्या है? न्यू प्रॉपर्टी और न्यू यूज ऑफ नोन सब्सटेंस। न्यू प्रॉपर्टी और न्यू न्यू, यूज ऑफ नॉन सब्स। ये आ गया पी। इंटरसेक्शन का मतलब एंड। ए क्या है? नॉन प्रोसेस ये है सर मशीन और नॉन प्रोसेस अपैरेटस। मशीन और apparatus। नॉन
प्रोसेस, मशीन और अपैरेटस। ये डिकोड हो गया इसका। अब इसको पढ़ के आप आराम से समझ सकते हो कि भैया ये पेटेंटेबल है कि नहीं है। भैया न्यू फॉर्म ऑफ नो सब्सटेंस एंड नो एनहेंसमेंट ऑफ एफिकेसी, क्या ये पेटेंटेबल है? नहीं सर। नहीं है। और न्यू प्रॉपर्टी और न्यू यूज ऑफ नॉन सब्सटेंस एंड नॉन प्रोसेस मशीन और अपैरेट, क्या ये पेटेंटेबल है? ये भी नहीं है सर। सभी लोग बताएं, आंसर करिए चैट बॉक्स में। अच्छा, चलो आंसर आ गया। ये डिकोड कैसे हुआ, ये जिसको समझ में नहीं आया वो चैट बॉक्स में आंसर करे या हैंड रेस करे। ठीक है, नॉट पेटेंटेबल है, ये क्लियर हो गया। लेकिन ये जो मैंने कन्वर्ट किया इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में, ये कन्वर्जन अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो बताइए। जी गंगा बहुत सर। बहुत आसान तरीके से समझा दिया सर आपने, मतलब जो इतना कठिन लग रहा था। ये साइन है सर, इसको कैसे सर समझेंगे? सर ये साइन जो है इसका मतलब है और, ये जो है ये है एंड, ये याद रख लीजिए बस, और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है सर। ओके ठीक है सर, सर। उसके बाद अकॉर्डिंगली जो जो लिखा हाँ, है वैसे बस अरिथमेटिक बस करते उसको हैं। रिप्लेस करते जाओ। अब ओके सर, सर। अब देखो, अब ये जो पेटेंट टेबल वाला है ना, इसको डिकोड करके अब आप मुझे बताइए, सभी लोग पर्टिकुलरली मुझे चाहिए, इसको डिकोड कीजिए और बताइए क्या ये पेटेंटेबल है। क्योंकि देखिए ये नॉन पेटेंटेबल है, ये हम समझ गए, मतलब ये पोर्शन तो इसने सही बताया है। अगर ये पेटेंटेबल क्राइटेरिया फिल हो रहा है तो ये ऑप्शन सही है। और फिर हम धीरे धीरे सबको डिकोड करेंगे। अब सबका एक टास्क है, क्वेश्चन एक पेज उठाइए, सभी लोग पेन पेपर ले लीजिए। जिस तरीके से हमने इसको डिकोड किया है उस तरीके से आपको ये सारे ऑप्शन डिकोड करने हैं और बताने हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मान लो ऑप्शन ए सही है लेकिन बी और सी क्यों गलत है ये भी आपको बताना है। तो सभी लोग उसको पेपर पे डिकोड कीजिए, कन्वर्ट कीजिए इसका फॉर्मेट को और आंसर बताइए। ए बी सी तीनों फटाफट। सर मेरी रिक्वेस्ट थी, मैं लीव कर लूँ? हाँ हाँ सर, मैं तो पहले ही कह रहा था सर, आप रेस्ट कीजिए, इसको अपन कर लेंगे। थैंक यू सर। जी, हेल्थ पहले है सर। 10:28 हो चुका है, सबके पास 15 मिनट्स है। एक पेन और पेपर पे इन सारे ऑप्शंस को डिकोड कीजिए और उसका फोटो खींच के ग्रुप में डालिए सभी लोग। 15 मिनट है आपके पास, 10:45 पे सबका आ जाना चाहिए। सर ये एंड एंड और का एक बार नोट कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कौन सा एंड होगा कौन सा आर होगा। ओके सर। सर देखो, इसको याद करने का एक तरीका बताता हूँ गंगा सर। यस सर। नो एनहांसमेंट हो। देखो, ये यू है और ये उल्टा यू है, ठीक यस है। सर। सीधा यू का मतलब यूनियन, ठीक है सर। यस सर। तो दूसरा क्या हो गया, इंटरसेक्शन, ये तो याद कर सकते हैं, हाँ यस सर। ठीक है। यूनियन और इंटरसेक्शन में से छोटा वर्ड कौन सा है?
सर इंटरसेक्शन होगा ना। वर्ड छोटा कौन सा है? अच्छा यूनियन है सर। तो यही और है, और ये एंड हो गया। और एंड में से छोटा वर्ड कौन सा है? और है। तो दोनों छोटे एक साथ हो गए, दोनों बड़े एक साथ हो गए, और यू से यू मैप कर लीजिए। याद हो गया सब? नहीं समझ में आया? स्कीम नहीं समझ में आई? नहीं है। नहीं नहीं सर। आया? सर यूनियन में कितने अल्फाबेट्स हैं? 5 है इसमें सर। 5 अल्फाबेट हैं। और इंटरसेक्शन में कितने अल्फाबेट हैं? 12। अराउंड 10। 12 हैं। तो इसमें 12 अल्फाबेट है, इसमें 5 है। छोटा वर्ड कौन सा हुआ जिसमें कम अल्फाबेट्स है? सर यस सर। स्क्रीन पॉज हो रखी है क्या? अरे, अब आया। थैंक यू मैम। अभी समझ में आया सर? देखो गंगा सर, यस सर। यू से यूनियन, मैं दोबारा बताता हूं, देखो। यू से क्या हो गया? यूनियन हो जाएगा ना सर। यूनियन हो गया। तो जो उल्टा यू है वो क्या हो गया अब? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। अब दूसरा जो पेयर है वो है और एंड। हमें नहीं पता इनमें से कौन सा और है कौन सा एंड है। हमको कैसे याद करना है? यू से यूनियन। यस सर। तो दूसरा अपने आप इंटरसेक्शन हो गया है, उसमें याद ही क्या करना है? यस सर। अब यूनियन और इंटरसेक्शन में से छोटा वर्ड कौन सा है? यूनियन है सर। तो उसके साथ छोटा वर्ड जाएगा और। समझ आया सर? हाँ। हाँ सर आ गया। यस सर अभी क्लियर है। इसके साथ एंड हो गया। मतलब मत समझो सर, याद कर लो, मतलब टिक लगा लो। क्लियर हुआ सर? यस सर। याद करने का हाँ यस तरीका? सर। यस सर अभी क्लियर है सर। नहीं तो सर एक और आपने तरीका बताओ। क्वेश्चन डाला है ग्रुप में? नहीं मैम, डाला तो नहीं है। क्वेश्चन दिखाओ ना सर, हम लिख रहे हैं। मैम सर को समझा रहा हूं मैं, आप क्वेश्चन पेपर खोल लीजिए मैम। ये है। ओके। ओ, नहीं तो सर, गंगा सर, यस सर। इसको याद करने का एक और तरीका बताता हूँ, देखो। एक है और एक है एंड। ये सीधा यू हो गया, ये उल्टा यू है। यस सर। इसके ऊपर लाइन लगाओ, क्या बन गया? एंड एंड। बन गया। और बन गया। यस सर। और ये वाला सर सिंपलीफाई हो, ज्यादा। और ज्यादा यस आसान हो सर। गया। यस इसके सर। ऊपर एक डंडा लगाओ, और बन गया। यस क्लियर सर। है सर? यस सर। सबको चिल्ला चिल्ला के स्कीम बता दे। चलो, ये आ गया क्वेश्चन मैम सभी के लिए। तो ये हो गया यूनियन, और ये हो गया इंटरसेक्शन, यानी कि ये हो गया और ये हो गया एंड। हम्म, हम्म। झटकून द्यायचं लगेच. सारिका मैम, सॉरी सॉरी सर, नहीं नहीं, पता नहीं था ये स्क्रीन दो पे बंद। अभी मैंने लगा दिया है। हो गया मैम, ये क्लियर कंप्लीट। वन वन वाला हो गया, ये वाला। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। हाँ ऑप्शन ए। बस,
लेकिन बी और सी भी गलत क्यों है ये भी डिकोड करके बताइए। एक पेज पे डिकोड कर लीजिए और उसको ग्रुप में डालना है सभी को। ओके। हाँ जी, ई का हो गया भैया।
चलिए, अखिल सर, why intersection and union or intersection and Hmm. अखिल सर, यहाँ और आएगा, ये है ना। ओके सर। मुझे लग रहा है क्वेश्चन में से ही गलत लिखा है क्या। नहीं नहीं सर, शायद मैंने गलत लिख दिया। अच्छा। ये आ गया बाय कॉम्प्लीमेंट यूनियन पी यूनियन ए। इंटरसेक्शन एंड यूनियन और या सर लास्ट में गलत क्यों हो जा रहा है। सर इन ये एंड आ गया और आ गया और आ गया, एंड आ गया और आ गया। अच्छा ये है, ये एंड आएगा अब यहाँ पे, और और सही है, बाकी ठीक है। राजीव सर, ये रिक्वेस्ट है, इसको रोटेट कर दीजिए क्या। ये रोटेट होगा क्या यहाँ पे, नहीं होगा। सर इसको रोटेट करके भेज दीजिए ना दोबारा। एक सेकंड से मैं भेज रहा हूँ। हाँ, ये हो गया प्रभाकर सर। इंटरसेक्शन एंड, और अच्छा ये तो पहला ही हो गया। सर अब देखें। जी, इसके बाद देखता हूँ। सर इसका सेकंड ऑप्शन कहाँ है, ये तो बी हो गया। फर्स्ट ऑप्शन का जो पेटेंटेबिलिटी वाला है, वाई इंटरसेक्शन सी यूनियन ए, वो नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, चलेगा। एंड और और और
कोड तो लिख लीजिए सर, ये सही कोड है, में डायरेक्टली वहीं से देख रहा था तो उसको नहीं नोट किया। कोई बात नहीं सर। एंड और इसमें ना सर, इसको कंफ्यूजन ना हो, जैसे अभी इसमें लिखा है वाई इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन, मान लीजिए यहाँ पर वाई है, यस सर। ठीक है। तो इसको डिकोड करने में ना, जैसे वाई इंटरसेक्शन सी है, लाइन लिख लीजिए, बीच में यहाँ पे और या फिर एंड लिखिए, और फिर इसको यहाँ पे नई लाइन में कीजिए, तो आपको ना इंटरप्रिटेशन इजी हो जाएगा एकदम से। अभी यहाँ क्या हो रहा है, एंड एनहेंसमेंट, अब ये और किसके बीच में है यही नहीं समझ में आ रहा है, यस सर। क्योंकि ओके ये सर। जो और है ना, ये इस कंप्लीट के बीच में है। अब यहां से क्या एनहेंसमेंट और नॉन प्रोसेस है कि इसके पूरे के साथ है, ये समझ नहीं आ रहा है। समझ पा यस रहे सर। हैं? ओके। जो हाँ ब्रैकेट के सर अंदर समझ है गया। ना, उसको एक लाइन में लिखिए, और जो दूसरा ब्रैकेट है उसको दूसरी लाइन में लिखिए, और उसके बीच में यस सर। लगाइए ये और या यूनियन जो भी आता है। ओके सर ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन गलत नहीं होगा सर उस केस में फिर आपका। यस सर। ओके सर। एंड और सारे और ही आ गए, सारा और ही है उसके बाद। हम्म, सही है, सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी हो गया पेटेंटेबल, और यानी कि एंड, हाँ ये सही लिखा है, जैसे और अब इसके बाद ये दूसरा ब्रैकेट को डिकोड कर दिया यहाँ पे, ये तरीका सही है। अच्छा, मैं इस पे ही ब्रैकेट लगा दिया, ये भी सही तरीका है, सही है। बस, हाँ ये आ गया राजीव सर। आपका तो ठीक ही होगा सर। वाई इंटरसेक्शन, हम्म, अच्छा पूछा उसने पेटेंटेबल है क्या? हाँ सर, उसने ऑप्शन में दिया था पेटेंटेबल, जबकि ये नॉन पेटेंटेबल है। तो ऑप्शन भी गलत हो गया ना। हाँ सर, मैं नीचे लिख दिया तो उसको इंटरप्रेट करने के बाद, डिकोड हाँ करने हाँ के बाद। बिल्कुल, एंड और और अच्छा, हाँ बस ठीक, नॉट पेटेंटेबल। तो अपने को पता चल गया भैया, ये है नॉन पेटेंटेबल, वो बोल रहा है पेटेंटेबल, तो ऑप्शन बी हाँ सर, गलत ही हो गया। तो ये उसका गलत नॉन हुआ। पेटेंटेबल को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर। बस, बढ़िया। बस वो जो और एंड लगाने का जो है ना, उसको ध्यान रखना बस सही से, वो अगर हमने सही लगाया तो सर सभी लोग इंटेलेक्चुअल हैं, सब नॉलेजेबल है, तुरंत डिकोड कर लेंगे भाई क्या सही क्या गलत। बिल्कुल सही, इंटरसेक्शन एंड, उसके बाद और, बिल्कुल सही, फिर आ गया एंड, बढ़िया। तो ये तो पेटेंटेबल है, और वो बोल रहा है नॉन पेटेंटेबल। गौरव सर, यस सर। ये पेटेंटेबल है? सर ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला सोल्व नहीं करा मैंने। हाँ सर, जो सेकंड ऑप्शन है उसका। हाँ वही पूछ रहा हूँ, ऑप्शन छोड़ दो सर,
आपने कौन सा डिकोड किया है यहाँ पे? अच्छा ये एक वाला किया है, अच्छा ये अच्छा 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 अच्छा, हाँ सर, वो ऊपर लिख समझ रखा गया है। समझ गया समझ गया, अच्छा ये डिकोड ए किए का आप। दूसरा किया है सर। हाँ 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 हाँ, समझ ए का गया। दूसरा हाँ है। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, ये आ गया, ये आ गया, फिर ये एंड आ गया, एंड ये आ गया, न्यू रिएक्टेंट बढ़िया, फिर ये आ गया यूनियन, फिर ये ए, फिर हाँ ये ठीक 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 ठीक, समझ गया, सही है सही है, सही डिकोड किए हो सर। सर मैं सेकंड ऑप्शन तो सभी में सही सेम ही है, तो एक बार डिकोड कर लो, वो सब कुछ एक ही आएगा। अच्छा नॉन पेटेंटेबल है। अच्छा, सेम ही है, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया ये बात पे। मुझे तो सेम लग रहा है सर, और एक बार। नहीं सेम ही है सर, मैं अभी देखा, हाँ सेम ही तो है। फर्स्ट ऑप्शन चेंज कर दिया बस इसने। हाँ, बाकी को उसने लिख भी नॉन पेटेंटेबल रखा है, और ये पेटेंट। हाँ सही तो है, ले, अब तो बढ़िया सी में तो पूरा ही दोनों डिकोड। भी पेटेंटेबल है सर। इन्होंने एक को हम्म पेटेंटेबल और एक को नॉन पेटेंटेबल बोला है, इसलिए रॉन्ग है इसकी भी। हम्म, हाँ एक में उसने ऑप्शन चेंज कर दिया, एक में क्राइटेरिया चेंज कर दिया, ऐसे चार ऑप्शन बना दिए। हाँ चालाक ब्रो है, चालाक, बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, अभी क्या टाइम हो गया, 11 बज गए। तो अब सेशन को यहीं रोकेंगे। ये क्वेश्चन अब बताओ, अब ये क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? नहीं सर। बस अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो बस सिंपल उसको रिप्लेस करो, स्टेटमेंट बनाओ, समझ में आ जाएगा क्या करना है ना? लेकिन लगता है टाइम लेगा सर क्वेश्चन लिखने के लिए। नहीं, एक देखो दो टाइम चेक कर लेंगे। अगर लिख हाँ ले भी लेगा तो 1-2 मिनट ज्यादा से ज्यादा। हाँ। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया ना कि भैया देखो, अब कॉपी पेस्ट भी तो है, बनाना तो एक ही बार पड़ेगा, वो तो हमने भी प्रैक्टिस, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कि ऑप्शन सेम है, तो हम्म। डिकोड आप बार बार सेम ही चीज को कर रहे हो, वो अलग चीज आ गया, जहां एक ऑप्शन मिल जाएगा मिल जाएगा। चलो, अब कल हम सेशन करेंगे 9:30 बजे, उसमें हम आगे बढ़ाएंगे वाइपो केस और डैश को, ठीक है? तो SIPP आज हमने किया और वो क्वेश्चन को डिकोड कर लिया अच्छे से, ठीक है? तो मिलते हैं कल रात 9:30 9 बजे। ओके, चलिए, एनी अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो सेशन वाइंड अप करते हैं। जी राजीव सर। नहीं सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ ओके, चल ठीक है, मिलते हैं कल रात 9:30 बजे। बाय, गुड ओके सर। नाइट।